शर्मा जी जो इंदौरिया शिक्षण संस्थान एवं इंदौरिया समाचार पत्र के संपादक भी हमारे बीच उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आग्रह करती हूँ कि सर आए हुए अतिथियों का स्वागत और जो है अभिनंदन करें। प्राचार्य सर का उद्बोधन की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित DPR डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप मेगा सेमिनार आज और उसके साथ साथ विवेकानंद जयंती भी है। दोनों चीज़ हम कर रहे हैं। इसमें पधारे हुए डॉक्टर राकेश शर्मा जो कि निदेशक है इंदौरिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान दैनिक इंदौरिया समाचार जगत कोटपुतली भैरोड जिले के, और साथ में पधारी हुई मंजू जी रावत जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष माना देवी कॉलेज की और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य और इंदौरिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी। मैं इनका साथ में मैडम भावना जी, प्रतिभा जी, प्रिया जी और चंचल जी, भाई राकेश जी और मंजू जी का स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय पधारने पर अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और उनके मार्गदर्शन से आप जो प्रेरणा लोगे उस प्रेरणा से को आप अपने व्यावहारिक जीवन में अपनाओगे, जिससे आप जीवन की विभिन्न कसौटियों पर आगे आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इनके जो प्रेरणा स्रोत वचन सुनोगे आप, तो मैं आज इनका अभिनंदन करता हूँ, महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। और भौतिकतावादी युग में हमारे संबंध जो है दरकिनार होते जा रहे हैं, वो वहीं पतली होती जा रही है गड़ी कि कहीं ना कहीं हम जो है हमारा सामाजिक संपर्क वो कमजोर होता जा रहा है। और इसीलिए हमको जो है अपने पुराने संबंध याद कर लेने चाहिए। ये नई पीढ़ी यद्यपि वैज्ञानिक और तकनीकी से तो प्रभावित है, परंतु जो हमारी विरासत है, जो हमारा धरातल है, हम उन चीज़ों को थोड़ा नकारते हुए चल रहे हैं और वो सिर्फ हमारी अनदेखी है। बेटा आज आप लोगों को नहीं महसूस हो रहा है कि जो माता पिता का एक संबंध होता है या माता पुत्री का जो संबंध होता है, तो हमारे बीच जो सामाजिक जो हमारे रिश्ते हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं। जब कभी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हम शायद अपने घर वालों को समय पर बता देते तो हम इस घर जाने ना आ सकते। तो इसी रिलेशनशिप पर जो है सर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आचार्य को नमन, और नमन उस महामना को जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। न केवल भारत भर या दुनिया भर में विवेकानंद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इसके बाद सम्मानित मंच, स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं उठो और जब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। एक एक शब्द में एक ताकत है, शक्ति है। एक रोमांच मन में पैदा होता है कि आखिर उस शख्सियत ने बात कही तो क्यों कही। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, रिसर्च किए गए उनके ऊपर। कोई ये नहीं जानता कि उस व्यक्ति को इतनी बड़ी दुनिया में क्या केवल एक समुद्र का तट ही मिला था जहां जाकर वो खड़े हुए। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का जो चित्र है वो ज्यादातर जो सबसे पॉपुलर चित्र हुआ है
वो समुद्र तट वाला चित्र है कन्याकुमारी का। कोई तो वजह रही होगी। आप तमाम युवाओं को आज जो मौका दिया है सर ने, मंच ने जो मौका दिया है, वो आज संकल्पित होने के लिए मौका दिया है। वो चाहे मैं हूँ, मुझसे पहले मेरे काबिल साथी लोग, प्रोफेसर लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया होगा। मैं बहुत सारी बातों को टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं संभवतः उन चीज़ों को मैं ज़रूर कहूँगा आपसे नज़रें मिलाकर, जिसे कहने में कई बार पेरेंट्स भी संकोच करते हैं। टीचर की भी मजबूरी होती है, वो बोलेंगे आपके भले के लिए, लेकिन उसको मीडिया अपना विषय ना बना ले, इसलिए वो उस चीज़ को जानते हुए भी नहीं बोल पाते। इसलिए जिम्मा मीडिया को ही उठाना पड़ेगा। और मैं पिछले 6 साल से राजस्थान के अभी तक करीब 7 जिलों में जाकर 100 से ज़्यादा सेमिनार कर चुका हूँ, जिसमें पाना देवी और एलबीएस कॉलेज भी शामिल है। तमाम स्कूल कॉलेजों में वो एक दौर में चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि 5 साल में आप सब लोग बदल गए हो, कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, इसलिए सेमिनार आज भी प्रासंगिक है। मैं यहाँ मंजू जी रावत, जो आप ही के कॉलेज की यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष भी रही, आपका भी मैं धन्यवाद इसलिए करूँगा कि आप जिस कॉलेज की प्रेसिडेंट रही, आपने अपने कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट की शुरुआत आज यहीं से की। आप परिचय की मोहताज नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने के बावजूद पढ़ लिख कर के पॉलिटिक्स में आकर आप लोगों की आवाज बनना कोई छोटा कार्य नहीं था। इनके जीवन में पहले से विवेकानंद मौजूद हैं, और अब भी इन्होंने जब पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के बाद भी इनके मन में वो जज्बा है आज भी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सरकार बदली है, योजनाएं बदली हैं, सब चीजें बदलती हैं, लेकिन जो सेवा कार्य का भाव होता है वो नहीं बदलना चाहिए, वो इनका भी नहीं बदला है। तो इन्हें इनके जज्बे को देखते हुए इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में ये मौका दिया गया है कि आप डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर है मिसेज रागिनी चतुर्वेदी। भावना मैम जानती हैं, पहला प्रोग्राम हमने उन्हीं के साथ किया था यहाँ। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप यानी एक बच्ची के माता पिता के साथ संबंध कैसे होने चाहिए। पहला पिक्चर देखो, शायद हम सब लोगों का दुनिया में आने का क्रम यही है, और इसके लिए हम ये कहते हैं कि बेटे की तरह बेटी भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। आप अपने पेरेंट्स से, दादा से, दादी से, किसी से भी पूछेंगे तो सब बताएंगे, प्रोफेसर भी बताएंगे कि बच्चे के दुनिया में आने का जो क्रम है, उसमें वो अपने भविष्य को मुट्ठी में बंद करके पैदा होता है। किसी को नहीं पता ये डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है। लेकिन कितने बच्चे इस मुट्ठी को समझ पाते हैं। कुछ की समय से पहले मुट्ठी खुल जाती है, और कुछ लोग मुट्ठी में बांध करके अपने उस सपने को जीते हैं। ड्रीम जो होता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि अंदर से आवाज आए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। इट मीन्स आप करोगे। यदि आपने सोचा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब विधाता ने दुनिया में आने का क्रम सबका एक जैसा बनाया है कि मुट्ठी बांध कर उसे पैदा होना है, तो फिर समाज में आने के बाद हमारे साथ पक्षपात क्यों होता है। सम्मानित मंच पर मातृशक्ति मौजूद है, मैं यहां पर इन्हें पेरेंट्स की भूमिका में बना देता हूं। वैसे ये सेमिनार है को एजुकेशन पे ज़्यादा लागू होती है। जहाँ को एजुकेशन नहीं होती है वहाँ हम टीचर्स लोग, हम जेंट्स जितने भी हैं, सर हैं यहाँ पर, आप बैठे हैं, हम पिता की भूमिका में हैं, ये माता की भूमिका में है, आप बच्चों की भूमिका में हो। समझ गए हो आप? आता है ना, इमेजिन दैट यू आर राकेश, सुरेश, महेश। आपको लेटर लिखना होता है तो अपना नाम भूल के यदि किसी ने अपना नाम लिख दिया तो नंबर कट जाते हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम आपके पेरेंट्स की स्थिति में हैं, और एक स्पीकर आपको किसी सीन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये देखना है। तो बच्चा आया, बच्चे की दुनिया में आने के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी को मायूसी होती है तो किसे होती है, कोई बताएगा? हाथ खड़ा करें। बच्चे की पैदाइश पर वो बेटा है या बेटी है, इसका फर्क सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? माँ बाप पर। और माँ बाप में से भी एक को चुनना पड़े तो माँ पर। माँ पर। एम आई राइट? यस। आप सही पहुंच रहे। मुझे आज तक याद नहीं आता कि किसी बच्चे की पैदाइश पर, विशेषकर किसी बच्ची की पैदाइश पर, किसी पिता के चेहरे के ऊपर सलवटें आई। बच्ची की पैदाइश पे कभी पिता मायूस नहीं हुआ। कोई मिले तो मुझे बताना, नंबर मेरे यहाँ से ले लेना। मुझे आज तक किसी ने कॉल करके नहीं बताया कि साहब उस घर में बेटी पैदा हुई थी और पिताजी बड़े नाराज हो गए, छोड़ के चले गए, मम्मी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के चले गए। नहीं, फर्क किस पे पड़ा? सबसे पहले आपकी मम्मी खुद पूछेगी कि मैंने किसको जन्म दिया, बेटे को या बेटी को। घर की बुजुर्ग दादी पूछेगी, बुआ पूछेगी,
और वो तमाम लोग कुछ ऐसा माहौल घर में क्रिएट कर देंगे कि बेटी ना हुई कोई आफत आ गई, खुशी नहीं हुई। लेकिन यदि वहीं पर बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी उम्र को भूलकर 4 मंजिल की छत पे जाकर के थाली उठाएगा और उसको चमचे से लेके बजाएगा, टन 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 टन, मेरे यहाँ कुलदीप पैदा हो गया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। पहला पक्षपात घर से हुआ। क्यों? डीपीआर मजबूत है। डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप में यदि भेदभाव की कोई पहला बीजांकुर हुआ तो वो घर में हुआ। आज आप बच्चे हो, कल आप हमारी भूमिका में आओगे। हमने अपने अनुभव से जो महसूस किया वो आपसे शेयर करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि बेटा हो या बेटी, उसे समान भाव से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसे समान रूप से एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसकी हेल्थ और वेल्थ की परवाह करनी पड़ेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर उसके सपनों को पंख लगाने का हमें प्रयास करना होगा। तब जाकर के हमारी सेमिनार का कोई मतलब निकलेगा। लेकिन ये जो पेरेंट्स का बराबर रूप से भाव से जो सम्मान मिलना चाहिए, वो डॉटर के परवरिश का एक दूसरा बड़ा पायदान होता है, जिसकी पहली शुरुआत पैदाइश पे माँ ने, मातृशक्ति ने कर दी, तो दूसरी शुरुआत जब वो बच्ची बड़ी होती है वहां पर देखने को मिलती है। बेटा है वो शाम को 6 से 9 का शो देख कर आ सकता है, बेटी है शाम को 7 बजे ट्यूशन क्लास लेने नहीं जाएगी। ये कौन तय कर रहा है? माँ बाप। एक पर भरोसा इतना कि वो रात को 12 बजे आ सकता है, और दूसरी पर भरोसा इतना नहीं, उस पर भरोसा नहीं, उसके टीचर पर भरोसा नहीं, उस एनवायरमेंट समाज पे भरोसा नहीं कि वो यदि किसी अपने काम से भी जाना चाहती है तो पहली बात तो उसे 99% ना कर दिया जाएगा, और यदि कहा भी जाएगा तो कहेंगे बेटा आप बाहर जा रहे हो, इस अपने छोटे वाले भैया को अपने साथ ले जाओ। कितने वाले भैया को? इतने साल को। यानी वो छोटा भैया आपके साथ जाएगा जब आप सेफ हैं, और वो नहीं जाएगा तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप सोचिए हमारी मेंटेलिटी कहाँ है। बल्कि आप जिस काम से जा रहे थे उसमें छोटे बच्चे की आपको केयर और करनी पड़ेगी। वो तो बच्चा ही कहलाएगा ना, लेकिन वो भैया है इसलिए वो सब कुछ है, और आप बहन हैं, लड़की हैं, इसलिए आप कुछ नहीं है। ये भेदभाव कौन कर रहा है? ये इस परिवार से निकल के आ रहा है। और इसके ऊपर जहां पहले माँ बोलती है वहां पिता भी सहमत हो जाता है, भाई भी सहमत हो जाता है, और एक लेवल होता है कि उस लेवल के अंतर्गत आपके सपने, आपकी सोच कुंठित होती चली जाती है। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते और घर पे कह भी नहीं सकते, और ज्यादातर लोग इस चीज का शिकार होते हैं। मैं बहुत सामान्य सी बातें कर रहा हूं, अभी तक मैंने नया कुछ भी नहीं बोला है। तो ये दूसरी शुरुआत थी। और इसी बीच में जब आप तय करते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, कई बार स्कूलों में पूछ लिया जाता है बेटा आपका ड्रीम क्या है बताएं। आप कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कोई कहते हैं मैं पायलट बनूंगी, और एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की ये कहती है कि मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, या मैं तो कोई ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हूँ, मॉडल बनना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये बात बोली मॉडल बनना है या एयर होस्टेस बनना है, उसके साथी लोग हंसेंगे, माँ बाप उसे टोकेंगे, क्या आप पागलों जैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई काम करने का है। लेकिन जब आप एयर होस्टेस को देखते हो, कभी आप फ्लाइट लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि वो पोस्ट क्या है। उस सीट पे जब बैठता है वो पायलट, लड़कियां मेट्रो चला रही है, लड़कियां पायलट है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो सेना के अंतर्गत ही लड़कियों की भर्ती कर दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। मैं पार्टी से जुड़ के बात नहीं कर रहा हूं, चाहे देर से ही सही, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बेटी किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है, उसे जगह मिलनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। यानी ड्रीम कौन तय करेगा? पेरेंट्स तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, चाहे आप पायलट बनना चाहते हो। बस कुछ नहीं, मैंने कह दिया फाइनल, आपको कोटा जाना है, पीएमटी की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। वहां से सुरक्षित आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन बनना हुआ है जो पेरेंट्स कहेंगे। जब तक ये चीज हम फ्रेंडली अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे, आपका रिलेशन कतई मजबूत नहीं होगा। वो कब टूट जाएगा आपको खुद नहीं पता। आज के दौर में अखबारों की सुर्खियां केवल एक ही नहीं होती, कई तरह से अखबारों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें छपती हैं, और हम उसे पढ़ने के लिए विवश होते हैं। लेकिन समय रहते यदि हम लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। सुबह जब आप लोग घर से निकलते हैं, आप स्कूल के लिए आते हैं, कॉलेज के लिए आते हैं, तो मम्मी जो एक यस मैन की जिंदगी जीती है, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मां का स्थान दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता, और जिसने उसे ट्रांसफर करने की कोशिश की है वो इंसान तो नहीं हो सकता। यह बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना,
सबसे पहले खिलाना और मिला तो सही है, नहीं तो ठंडे पानी का गिलास पी के सो जाने की फितरत केवल मां में होती है, किसी में नहीं होती। बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद घर में बहू आ जाती है। माँ बाप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, अब हमें केयर कम करनी पड़ेगी, बहू आ गई है। लेकिन बच्चों एक बात आपको मैं बता देता हूं, आप या आपके भाई या समाज के वो लोग जो ये मानते हैं कि शादी हो गई है, माँ बाप ने थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया है और वो पावर्स कुछ उन्होंने पत्नी को दे दी है, लेकिन जिंदगी में कभी भी मेरी तरह से सोच को बड़ा करके देखना, पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, मां की जैसी सोच नहीं कर। एक लेवल पर आप 10-11 बज गए हैं तो एक हल्का सा फोन करेगी वाइफ और पूछेगी आप कब तक आ रहे हैं, वो कहेंगे मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाना खा लेना, मैं खाना खा के आऊंगा। वो कहेगी कि आ जाते तो ठीक था, बट ठीक है आप लेट आ रहे हैं, इट्स ओके, अपना ध्यान रखना। फोन रख दिया। अब उसके बाद में सबने खाना भी खा लिया और खाना खा करके वो भी थक गई होंगी तो वो सो भी गई होंगी। क्या माँ को नींद आएगी? नहीं। कब तक जगेगी वो? उसका बेटा आएगा तब तक। यही फर्क है, इसलिए कहते हैं पत्नी कभी मां नहीं हो सकती। ये चीजें घर से निकल रही हैं हमारी, और इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब मैं एक बेपरवाह पिता के रूप में अपने आप को आपसे शेयर करता हूं। वो पिता या वो पति जो सुबह पत्नी के देखरेख में अपना लंच बॉक्स लेकर के ऑफिस को जाते हैं और शाम लौटने का यदि घर पे इंतजार होता है तो केवल 2 टाइमों को पत्नी बहुत बेसब्री से तय करती है, इंतजार करती है। आपके स्कूल से लौटने के समय उसकी नजरें दरवाजे पर होती हैं और वो केवल और केवल आपको फील कर रही है, बच्चे आएंगे, मैं ठीक हूं। और जैसे ही 5 बजे का टाइम हुआ, 6 बजे का टाइम हुआ, वो टाइम यदि हस्बैंड के ऑफिस से लौटने का है तो वो इंतजार कर रही है हस्बैंड आएंगे। दोनों जगह फीलिंग अलग अलग है, लेकिन चरम पर है, आप उसको फील ही नहीं कर सकते। जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल पे फील करेगा। लेकिन उस टाइम को देखो आप, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको मैंने सेमिनार का विषय बनाया है। अब पिता या पति मुखिया होने का फायदा उठाते हुए शाम को 2 घंटे लेट आते हैं, और न केवल लेट आते हैं बल्कि ड्राइंग रूम में आते हैं, अपना लैपटॉप रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, लैपटॉप ओपन हो जाता है और चाय और कॉफी का दौर शुरू होता है। 1 नहीं 2 3 चाय कॉफी हो जाती हैं। टाइम लगभग 2 से 3 घंटे का और निकल जाता है। जो प्यार से पत्नी ने या मां ने खाना बनाया था वो ठंडा हो गया है। स्कूल के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स पति के साथ डिस्कस की जानी थी वो टाइम निकल चुका है और सभी लोग अपने अपने कमरे में कन्वर्ट हो गए हैं, और पत्नी भी निडाल होकर के डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पे ऐसे लुढ़क करके वो भी नींद में आ गई है हल्की सी। लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो रही हैं, और जब वो खत्म होती हैं वो लोग चले जाते हैं। वो जब आते हैं और वो कहते हैं, नींद खुलती है, वो कहते हैं कि खाना लगा दूं, खाना गर्म कर दूं, तो वो कहते हैं नहीं मैं खाना खा के आया। आप लोगों ने खाना खाया है नहीं, कैसा लग रहा है ना? एक सन्नाटा फीलिंग है। यदि ऐसा बार बार होता है तो सॉरी बच्चों, घर में माहौल कभी भी अच्छा नहीं रह सकता, कभी नहीं रहेगा। जिस प्यार से खाना बनाया था, जिस बेसब्री से इंतजार किया था, यदि बार बार उस पर कुठाराघात होगा तो रिश्ते कमजोर होंगे। बच्चों को तो शेयर करने की बात बाद में आएगी, पहले हम आपस में शेयरिंग नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम शेयर नहीं होगी। बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही है स्कूल में, उसे क्लास से निकाला जा रहा है, उसकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उसके आधार पर उसके मार्क्स कम हो गए हैं, और वो IAS बनना चाहता था लेकिन 2 नंबर से ठहर गया, और उसकी वजह ये थी कि उसकी फीस टाइम पर जमा नहीं हुई। और वजह कहां से बनी? पापा से बनी, घर से बनी, क्योंकि वो घर के प्रति जागरूक थे ही नहीं। ठीक है, ये भी एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने वाली बात है। अब आप ये देखो, तीसरी वाली पिक्चर पे आ जाइए आप। और भी बड़े एक्सेप्ट हैं इसके, लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं। क्या जरूरत पड़ी देश के प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पे करोड़ों रुपए खर्च करने की? नरेंद्र मोदी केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इस समय वो वर्ल्ड लेवल की शख्सियत बन चुके हैं। कहीं भी किसी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज यदि करवा सकता है तो वहां पहली नीड होती है कि नरेंद्र मोदी को साथ लो, तभी जाके कुछ संभव होगा। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत अपने ही देश में यदि किसी चीज से चिंतित है तो इस बात से चिंतित है कि उसके देश की बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है, उसे बचाया नहीं जा पा रहा। आपने देखा राजस्थान में अभी पूरे देश के DIG लेवल के लोगों की मीटिंग राजस्थान में हुई,
क्राइम पे अंकुश लगाने में बहुत बड़ी चीज हुई। पॉक्सो एक्ट और इन चीजों के बारे में खुलकर चर्चा हो रही है, उन सब चीजों पे चर्चा हो रही है, लेकिन बावजूद उसके इतना पैसा सेमिनार खर्च करने के बावजूद भी बेटी बच नहीं रही है। और जब बच नहीं रही है तो पढ़ेगी कहां से? और जब पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा उसे पक्षपात और भेदभावपूर्ण वातावरण में परिवार के में, तो वो जो बनना चाहती है वो कहां बनेगी? यानी सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। इन सारी चीजों का कोई समाधान यदि है तो वो भी आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, और उसका बहुत लंबा चौड़ा समाधान नहीं है। मैं लंबी सेमिनार के बाद वो छोटी सी 2 लाइनों में ही इस प्रॉब्लम का समाधान शेयर करता हूं। संभवतः इन चीजों पर विराम लगाने के लिए आवश्यकता है केवल अपने जहन में कुछ बातों को बिठा लेने की। जिस दिन हिंदुस्तान की कोई भी बेटी या कोई भी बहन रक्षाबंधन या भाई दूज के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए या मस्तक पर तिलक लगाते हुए अपने भाई से ये कमिटमेंट ले लेगी कि भाई जो रिस्पेक्ट तेरी नजरों में मेरे लिए है वो दुनिया की तमाम बहनों के लिए यदि तेरे मन में वो रिस्पेक्ट हो तो मैं तेरी कलाई पर राखी बांधूं, माथे पर तिलक लगाऊं, अन्यथा नहीं लगाती। क्राइम रुकेगा या नहीं? कोई प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कोई सीएम इस क्राइम को नहीं रोक सकता, आप रोकेंगे। सबसे पहले अंकुश अपने भाई पर लगाएंगे, अपने पिता पर लगाएंगी, अपने रिश्तेदारों पर लगाएंगी। रिश्तों की गिरावट का दौर भी यदि कहीं शुरू होता है तो बच्चों को घर ही से होता है। मैं आखिरी की लाइन को कुछ शेयर करूंगा क्योंकि आज का दिन एक ऐसा भी है जो कहां तो गौरव करने वाली बात है और कहां वो चीज ऐसी है मुझे नहीं पता था कि आज की सेमिनार में मुझे उसे रिकॉर्ड भी करना पड़ जाएगा। लेकिन पहली चीज तो जो मैंने आपको बताई, आप एग्री हो गए कि जिस दिन बहन ये कमिटमेंट लेगी उस दिन ये क्राइम रुक जाएगा। अब आता हूं मैं आज वाली समसामयिक चीज पर, बाकी मैं मंच को सुनूंगा क्योंकि मुझे सुनना होता है, अपने प्रोजेक्ट में कुछ चीजें जोड़नी होती हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समाचार पत्रों में कुछ हेडलाइंस बनी है, वो मेरे विषय को टच करती हुई रिश्तों को शर्मसार कर देने की घटना कोटपुतली में घटती है। उस घटना को ना चाहकर भी पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं और ना ही माफी चाहूंगा शिक्षक भी उसको शेयर इसलिए नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी को यदि अपने मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए उसने इसको गलत ले लिया और घर जाके शिकायत कर दी तो सीधा आकर कहेंगे, बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, मैडम ये क्या बता रही हो आप बच्चों को। पहले टीचर हद से डांटता भी था तो प्यार भी करता था, उसे कुंभकार कहते थे, ऊपर से मारता था, घड़े के नीचे हाथ रखता था। यदि उसने ये कह दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, वो लड़का आईएएस और आईपीएस बनता था, और आज जब से टीचर को बांध दिया है नियमावलियों में, वो डांट नहीं सकता, वो कुछ नहीं कह सकता, तो हम क्या बन रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो व्यक्ति आपको डांट रहा है वो आपका सबसे ज्यादा करीबी व्यक्ति है, आपका हितैषी है, दूसरा कोई नहीं। मैं उस बिंदु पे आऊं उससे पहले मैं 3 वर्ड और डिस्कस कर दूं यहां पर शॉर्ट में। आप में से किसी ने ब्रह्मा को देखा? विष्णु कभी मिले? नहीं। या शिव जी से कभी साक्षात्कार हुआ? मैं मिला। आप मिलना चाहेंगे? यस। अभी मिलवाते हैं आपको। देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। आज सर का धन्यवाद करना कि आज त्रिदेवों से मिलने के लिए आपने एक स्पीकर बुला लिया और वो मिलवा के चला भी गया। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि को पैदा करना। तो माँ हमारी ब्रह्मा है। आपको दुनिया में कौन लाया? माँ। वही लाया है ना, ब्रह्मा है। मानते हो? हमारी हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति में इसका बड़ा व्याख्यान है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपकी परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? पिता की। वो विष्णु है। और सही और गलत का रास्ता दिखाने वाला यदि कोई है तो भगवान साक्षात शिव हैं, वो आप हैं। आपसे मतलब शिक्षक। ये 3 लोग जीवन में ऐसे हैं जो अपने से छोटों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। इसके अलावा मुझे एक व्यक्ति बता देना जो आपकी प्रोग्रेस को लेकर कभी खुश होता हो। कहीं भी कोई बैड टच, कोई भी घटना होती है, यदि पेरेंट्स के प्रति आपका विश्वास कम है, पापा को गुस्सा आता है, मम्मी तुम पर यकीन नहीं करती, तो आप अपने टीचर से शेयर करो। वहां भी यदि कहीं मर्यादाएं आपको रोकती हैं तो जिंदगी में बहुत ज्यादा दोस्तों की भीड़ मत बनाना बच्चों, मुट्ठी भर लोग काफी होते हैं। ये राकेश शर्मा है और ये 4 लोग आपके साथ है ना, तो राकेश को ये 4 लोग बड़े आराम से कवर कर लेंगे। आखिरी में भी 4 ही लोग लेके जाएंगे मुझे, 5वां आदमी नहीं होगा। लेकिन ये 4 आदमी इतने विश्वसनीय होने चाहिए
जो आपको सही रास्ता दिखा सके। आज की घटना उसी का प्रमाण है, जो घटना 5 साल से घटती रही। मैं घटना की डीप में नहीं जाऊंगा, अखबारों ने अपना काम कर दिया है सारा। जो घटना 5 साल से रेगुलर होती रही, कई बार वो 10-10, 12-12 साल की बन करके हमारे अखबारों में आती है। चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से उस घटना के बारे में ज्यादा सोच करके आदमी अपने मेंटल करप्शन को बढ़ावा ही देता है। आपको फर्स्ट डे उसको रोकना चाहिए। मैं 2 चीज के लिए कभी भी अफसोस व्यक्त नहीं करता। कोटा कोचिंग सेंटर के दौरान मरने वाले, सुसाइड करने वाले व्यक्ति के प्रति मेरी कभी कोई सहानुभूति नहीं होती। माफी चाहूंगा। कौन व्यक्ति मर गया? आपको आश्चर्य होगा। वो व्यक्ति जो पहले सेमेस्टर में फेल हुआ, उसने अपने पिता से, माता से झूठ बोला कि वो पास हो गया, और उसने सेकंड सेमेस्टर की फीस के नाम पर फीस मंगवा ली, और उस फीस के नाम पर जवान बहन का जो दहेज का पैसा था, उसने उस पैसे को बेटे के ऊपर लगा दिया, क्योंकि वो डॉक्टर बन के आएगा। वो सेकंड सेमेस्टर में फेल हुआ, तीसरे सेमेस्टर की उसने फीस मांग ली। जमीन का एक टुकड़ा था, पता था बुरे वक्त में जमीन बेच करके परिवार की स्थिति को संवार लेंगे, वो टुकड़ा भी दिख गया। तीसरे टाइम पे जब वो आखिरी सेमेस्टर में पहुंचा, फेल हो गया, तब भी उसने यही क्रम जारी रखा। कुछ भी नहीं था, स्थिति बड़ी अजीब हो गई, तो पत्नी ने अपने मंगलसूत्र तक को निकालकर सारा गोल्ड बेच दिया। वो फिर भी पास नहीं हुआ। पास तो उसे होना ही नहीं था। जब कॉलेज ने कहा कि अब तेरे सारे सेमेस्टर खत्म हो गए, अब तुझे नहीं रख सकते हम, गेट आउट, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर आता, मां का सूना गला देख पाता, और जवान बहन को घर में बैठे देखता, और बेबस पिता के ऊपर नजरें भी डाल सकता। ऐसे पुत्र का मर जाना ज्यादा बेहतर है। दूसरा वो कि आप एक बार नहीं, बार बार किसी स्कैंडल के शिकार हो रहे हो, और 10 साल बाद कहते हो मेरे साथ ये हुआ, सामूहिक रूप से मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरा शोषण हुआ। उससे पूछा शोषण हुआ तो तुमने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने मेरी मां को बताया। मेरी मां ने कहा चुप रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, बदनामी हो जाएगी। वो चुप हुई, मां मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो गया। उसने कहा नहीं, बाद में देखेंगे। पता लगता है पत्नी ने पति से शेयर किया। पति ने कहा हमारे ऊपर कर्जा है बहुत ज्यादा, ये कर्जा कैसे उतरेगा? शराब पति पीता है, शराब पिता पीता है, कर्जा बच्चे उतारेंगे क्या? उस कर्जे का दुहाई देकर उसने पत्नी को अपने फेवर में किया कि इस बच्ची को समझाओ कि कर्ज से मुक्त होना है तो इसे माता पिता का ऋण यही चुकाना होगा, चाहे उसे अपनी जिस्म फरोशी ही क्यों ना करनी पड़े। आज की घटना उसी घटना की तरफ ले जाती है। शर्मसार कर देने वाली घटना है। डॉटर पेरेंट्स के रिलेशन कहां है? मैं आपकी बाहर सिक्योरिटी कर सकता हूं, आप कॉलेज में आएंगे, टीचर आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन जब आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है, पेरेंट्स की सहमति से सुरक्षित नहीं है, तो आप किसकी बात करते हो? कौन कहता है कि गलती बड़े नहीं करते? बड़े गलतियां बड़ी करते हैं। बच्चों की गलतियां छोटी होती हैं, छोटी छोटी शिकायतों के छोटे छोटे दंड देकर उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन बड़ों की बड़ी गलती की सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए, जिसे व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर भी पूरा नहीं कर सकता। मैं केवल आज के इस दिन पर आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, गलती छोटे की हो या बड़े की, कभी भी अपने ऊपर हमें कोई अत्याचार सहन नहीं होने देना है। एक लेवल पे आप अपनी बात अपनी मदर से कहें, फादर से कहें, टीचर से कहें, और फिर भी लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तो चट्टान की तरह जाकर खड़े हो जाएं और ये कहें कि अब आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। जो आपका हित नहीं सोच सकता वो आपका नहीं हो सकता। यही डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप है। मैं यही समझाना चाहता हूं, अंदर से बोल्ड बनोगे, अंदर से अपने बारे में सोचोगे, तो ना तुम्हारा हैरेसमेंट होगा, ना तुम्हारे सपने चकनाचूर होंगे, ना रिश्ते जलील होंगे, और ना ही किसी राकेश शर्मा को दोबारा आपके बीच में आकर इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का जो पुण्यतिथि है, उनका जन्म दिवस है, और जिसको हम युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम और आप उसी एक सीढ़ी को पार कर रहे हैं, क्योंकि संघर्षों की जो शुरुआत है वो इस उम्र से शुरू हो जाती है। जो असली संघर्ष हमें करना है, तो इस प्रेरणा दिवस के ऊपर हम स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए
उनके जीवन के जो भी लक्ष्य थे, जो वो हमें देना चाह रहे थे, तो उनसे वो सीख करके अपने जीवन में उतारने का कार्य हम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी कि अपन खुद ही अपने भाग्य के विधाता हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया और हमारी मृत्यु वो तय करेंगे, लेकिन इसके बीच हमें क्या कुछ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज का हमारा जो डीपीआर का जो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में से लिया गया है, डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप। इस मुद्दे पर सम्माननीय राकेश जी सर ने बहुत अच्छे से विस्तार से आप सबको बताया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको वो बातें एक एज ए फैमिलियर, एज ए दोस्त, मतलब एक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और उनमें से आप 50% बातें भी आपने अगर अच्छे से अनुभव की हैं और अपने जीवन में उतारोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एक मूर्तिकार किसी भी टेढ़े मेढ़े पत्थर को भी देख लेता है तो पहले वो उसे इमेजिन करता है कि इसको मैं ऐसा रूप दे सकता हूँ। वैसे ही हमारी जिंदगी है, हम पहले अपनी जिंदगी को इमेजिन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे सोचते हैं, फिर उसी के अनुसार हमारे जो कार्य हैं वो चलते हैं। जैसे एक मूर्तिकार का जो हाथ है उसी हिसाब से चलता है, तब वो मूर्त रूप धारण करती है। हमें भी अपनी जिंदगी में इसी तरह के काम करने हैं। मन की जो भावनाएं हैं उनको अच्छे से रख के कंट्रोल में रख के, कहते हैं ना कि तन, मन और बुद्धि, इन तीनों का विकास होना जरूरी है। लेकिन मन के बस में रहता है तन और बुद्धि, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और तन बुद्धि के हिसाब से चलता है, मन के हिसाब से चलता है। तो इन तीनों को खुश रखने के लिए हमें मन को सबसे पहले खुश रखना पड़ेगा, तन को स्वस्थ रखना पड़ेगा और बुद्धि को यूज लेते रहना पड़ेगा। अगर हम बहुत समय तक उस चीज को यूज नहीं लेंगे तो हम बेकार होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इन चीजों के लिए आप सबको, और असंभव कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बातें शेयर करने लायक कोई इंसान बचा है। अपन विश्वास नहीं कर सकते जल्दी से, और बाई चांस कर भी लें तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कभी ना कभी होता है। तो आप सबके पास मोबाइल्स हैं, आप गूगल्स पे अपनी जो समस्याएं हैं जो किसी को पता भी नहीं चलेंगी उस पर सर्च कीजिए, उसके समाधान खोजिए और फिर उनका गहनता से मतलब आप उसका अध्ययन कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा फील होगा और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। जिस दिन आप लोग ये ठान लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो आपको कमज़ोर करे। हम लड़कियों को एक कमजोरी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन हर एक नेगेटिव चीज के आगे लेकिन शब्द लगाकर हम उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। कि हमें कमजोर साबित किया जाता है या बताया जाता है, लेकिन आप उन लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलो। बाकी समाज में जो चीजें चल रही है तो उनका सीधा मतलब ये है कि बुराई तब नहीं बढ़ती जब समाज बुरा होता है, बुराई तब बढ़ती है जब हम झेलने वाले, उस बुराई को झेलने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, वो हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, चाहे भले ही शुरुआत अपने खुद से करनी पड़े। हमेशा सेवा की भावना से, निस्वार्थ भाव से और अच्छी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये समाज, ये दुनिया आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। आपको इतने 1 घंटे के उसमें आपने अगर 10 मिनट भी अच्छे से सुनी है चीजें तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और सर राकेश जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि समाज था एक सदियों में जब माँ भी अपनी बेटी को करती थी, तो क्योंकि ये विषय ही कुछ ऐसा है कि जो हमको भी दुखी करता है, पर ऐसी बात नहीं है कि उसके पीछे भी आप ये कहें कि बहुत सारा सामाजिक परिदृश्य और इतिहास है
कि माँ अपनी बेटी के पैदा होने पर खुद ही विवश होती है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती है कि जो मैंने जिया है वो इसको भी जीना पड़ेगा। परंतु बेटा ऐसी बात नहीं है। वो परिवेश, वो परिस्थितियाँ, सारे में भिन्नताएँ हैं और हम खुश भी होती हैं। वो माएँ बहुत खुश भी होती हैं जो बेटियों को पैदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पिता भी हैं जो पहले अपनी बेटियों को रोका करते थे कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। आज वो सहर्ष भेजते हैं कि नहीं बेटा तुम भी जाओ। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसमें विकास हुआ है। परंतु सर का ये आग्रह था कि जो ये थोड़ा बहुत लेश मात्र भी बच रहा है या जो क्राइम की स्थिति तक पहुंचती हैं जो लड़कियां, वो अपने आप को यदि समय रहते हुए मजबूत कर ले तो शायद आज उन घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़े। ये एक इनकी, क्योंकि संपादक के रूप में या सचेतक के रूप में एक बड़ी भूमिका ये रहती है कि जो आज घटनाएं, मैं भी बार बार इस बात पर सोचती हूँ सर कि क्यों नहीं मैं रात के 10 बजे जा सकती, क्यों नहीं रात के मैं 11 बजे आ सकती। जब मेरा काम 10 बजे खत्म हो रहा है तो मुझे 10 बजे ही जाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी का ये आग्रह रहता है बेटा तुम तो 8 बजा देती हो। तो मैंने कहा क्या बात होगी। तो बेटा ऐसी बात नहीं है। जब हम सही होते हैं और हमारा मार्ग सही होता है, हमारी सोच सही होती है, तो एक बार हमारी हाथ लगाने वाले को भी सोचना पड़ता है कि मैंने किसके साथ रिस्क ली है। तो अपने आप को मजबूत रखिए। आज सर के साथ सर मंजू जी ने जो हमारे साथ दिया, सर ने जो हमारे साथ दिया, वो लक्ष्य यही था। और आज इत्तेफाक ऐसा मानिए कि विवेकानंद जी जो आत्मविश्वास से पूरित हैं, जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हमें अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में जो हमारे सामने विद्यमान हैं, क्योंकि चलो और आगे रास्ता तय करो खुद, आपकी भविष्य की डोर आपके खुद के हाथ में है। ऐसी प्रेरणा देने वाले महान पुरुष यदि बीच बीच में हम हमारे बीच ऐसे आते हैं तो निश्चित रूप से ये छात्राएं अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी। जो फोन आपको पापा ने दिलवाया नहीं, जो फोन बड़े लेवल पे आकर पति ने गिफ्ट किया नहीं, जो फोन आपके बर्थडे पे भाई ने दिया नहीं, फिर उस फोन में आपका फैमिली फोटो कैसे दर्ज हो सकता है? विचारणीय प्रश्न। रिपीट करूं, सवाल यह है जो फोन भाई ने, पिता ने, पापा ने नहीं दिया, किसी ने, परिवार के व्यक्ति ने नहीं दिया, और वही फोन मुझे किसी ने दे दिया और मैं परिवार के लोगों के साथ ही एक सेल्फी ले रहा हूं और परिवार में माता पिता भाई बहन सब बड़े खुश हो रहे हैं, ये फोटो बड़ा अच्छा है, सबने फैमिली में भेज दिया। किसी ने ये भी सोचा ये फोन आया कहां से? क्राइम की पहली शुरुआत है। आपका धन्यवाद।